डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे विधायिका, और विधायिका की जो प्रारंभ की कुछ सामान्य बातें थी उनको अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे उससे आगे का पार्ट कि अपनी जो विधायिका है अर्थात जिसको अपन केंद्र के अंदर बोलते हैं संसद और राज्य स्तर पर बोलते हैं विधानमंडल। तो सबसे पहले आज अपन उनके विस्तार में आगे देखेंगे कि हमें ये जो केंद्र के अंदर जो पार्लियामेंट है, संसद है, जिसका उल्लेख मैंने आपको संविधान के आर्टिकल 79 से 122 के मध्य में बताया था। तो इस संसद की आवश्यकता अपने को क्यों हुई थी? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि संसद की एक आवश्यकता किस प्रकार से महसूस की गई कि विधायिका कानून बनाने के साथ साथ सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का क्या है, एक केंद्र है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि जो नियम कानून बनाने की अंतिम रूप से जो शक्ति निहित होती है वो किसके अंदर होती है? पार्लियामेंट के अंदर। यानी कि जो नियम कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? संसद के पास है। तो जो कानून बनाने के साथ साथ जो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका जो केंद्र बिंदु है वो भी क्या है? अपनी पार्लियामेंट है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, जिनको अपन निम्न सदन और उच्च सदन भी बोल सकते हैं, और उन दोनों सदनों में आपस में बहस किसी विधेयक को लेकर, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसहमति और सहयोग आदि से ये एक प्रकार से अपने आप में जीवित बने रहते हैं। यानी कि कोई नियम कानून है और है उसको बनाते हैं तो उसमें दोनों सदनों के मध्य में काफ़ी बहस होती है, बहिर्गमन भी होता है, विरोध भी होता है, विरोध प्रदर्शन जिसको अपन बोलते हैं, और किसी अगर सर्वसहमति से कोई विधेयक पारित भी होता है। तो ये सब की सब प्रक्रियाएँ अपनी किसके अंतर्गत होती हैं? पार्लियामेंट के अंदर होती हैं। और विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति, यानी कि जो विधायिका होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति उत्तरदायित्व क्या होता है? यानी एक जनता का प्रतिनिधि होने की हैसियत से उनका जनता के प्रति उत्तरदायित्व क्या है कि उनको कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें लोगों का क्या हो? कल्याण हो। तो उसमें उत्तरदायित्व सुनिश्चित भी करती है। ये वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का एक क्या है? आधार है, जिसको अपन स्टैंड बोलते हैं। और भारत में सामान्यतः मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहले करता है। नीति निर्माण या नियम कानून बनाना, ये जो पहल है वो मंत्रिमंडल, कोई भी विधेयक लेकर आता है वो कौन लेकर आता है? मंत्रिमंडल का कोई सदस्य लेकर आता है। और मंत्रिमंडल का अगर सदस्य कोई विधेयक लेकर आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक बोलते हैं। और अगर गैर मंत्री परिषद सदस्य, पार्लियामेंट का सदस्य अगर कोई विधेयक लेकर आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। तो भारत में सामान्यतः मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कार्यपालिका के समक्ष विधायिका महत्वहीन हो जाती है। यानी कि उनका महत्व तो रहता है विधायिका का अर्थात पार्लियामेंट का। मंत्रिमंडल को विधायिका में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, और अपन अच्छे से जानते हैं जिसका बहुमत होता है उन्हीं की क्या होती है? सत्ता होती है। तो ये पूरा का पूरा एक नियम कानून बनाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखना, या अपन कह सकते हैं जनता के कल्याण के लिए नियम कानून बनाना, ये जनता के प्रतिनिधि के तौर पे एक प्रकार से लोकतंत्र का आधार होता है, वो पार्लियामेंट होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद का होना अति आवश्यक होता है। इसी के साथ अगर अपन फिर बात करते हैं कि संसद के मैंने आपको दो सदन बताए, प्रथम सदन और द्वितीय सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, जिसको अपन लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं। लोकसभा है वो एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग किया जा सकता है, और राज्यसभा है वो क्या है? जैसे एक स्थायी सदन है। तो इन दो सदनों की आवश्यकता क्यों हुई थी? एक सदन से भी अपन काम चला सकते थे। तो इनकी आवश्यकता किस प्रकार से महसूस की गई उनके बारे में और देख लेते हैं कि हमारी राष्ट्रीय विधायिका को अपन संसद के नाम से जानते हैं, जिसको अपन पार्लियामेंट बोलते हैं। इसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो विधायिकाओं का जो एक
प्रकार से अपन अच्छे से जानते हैं, जो यही एक प्रकार से ये तो बात हो गई, अपन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वो सेंट्रल स्तर पर। अगर स्टेट स्तर पर अगर अपन देखते हैं तो राज्यों में विधायिका को अपन क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। जो स्थिति सेंटर के अंदर पार्लियामेंट की है वो ही राज्य के अंदर किसकी है, विधानमंडल की है। और यह एक सदनात्मक होता है और कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक भी है। यानी कि राज्यों में जैसे मैंने आपको सेंट्रल स्तर पर बताया कि लोकसभा के 2 सदन होते हैं, वैसे ही राज्य स्तर पर विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, लेकिन कुछ एक में एक सदनात्मक भी है। ज़्यादातर एक सदनात्मक है, कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनात्मक ये विधानमंडल है, या अपन कह सकते हैं ये विधायिका है। वो 2 कौन कौन से हैं, 2 सदन किन किन राज्यों में हैं, तो वर्तमान में 6 राज्यों में, ये अपने को ध्यान में रखना है। बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इसको एक यूटी बना दिया, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसके बाद इससे जो द्विसदनात्मक एक विधानमंडल की जो व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो इसमें विविधता से युक्त बड़े देश सामान्यतः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, जिसमें अपने समाज के सभी वर्गों एवं देश में सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। क्योंकि एक तो इसमें सदस्य संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, लोकसभा और राज्यसभा 2 होंगे और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होंगी, तो पर्याप्त मात्रा में सभी वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या अपन कह सकते हैं सभी क्षेत्र को एक प्रकार से उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। और विधायिका के जो 2 सदन होने के एक विधेयक पर नीति पर 2 बार विचार हो जाता है। यानी कि पहले अगर कोई विधेयक राज्य लोकसभा में आता है तो लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा तो उसमें डबल टाइम मिल जाएगा, यानी उस पर 2 बार विचार किया जा सकता है। अगर एक सदन होता तो उसमें 1 बार विचार करने के बाद ही वो कानून बन जाता। और अगर समय ज़्यादा मिल रहा है, दूसरी बार उस पर विचार किया जा रहा है, तो उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसमें क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। इसलिए ये आवश्यकता महसूस की गई कि सदन, ये अपनी संसद है उसके 2 सदन होने चाहिए। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि कोई भी यदि कानून है वो जल्दबाजी में बना दिया गया है, या अपन कह सकते हैं कोई निर्णय अगर जल्दबाजी में एक सदन ले लेता है तो दूसरा सदन उसमें बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार करना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। और जो भी त्रुटि रही हुई होती है उस पर क्या किया जा सकता है, मंथन किया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। इस कारण ये अपने संसद है उसमें 2 सदनों की क्या हुई थी, आवश्यकता हुई थी। ये भी बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इससे आगे अपन बात करते हैं फिर ये सदन 2 हैं कौन कौन से। तो 2 सदन अपन अच्छे से जानते हैं, संसद में 2 सदन हैं। एक तो है लोकसभा जिसको अपन निम्न सदन भी बोलते हैं, अस्थायी सदन भी बोलते हैं, लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। यानी कि अस्थायी सदन हो इस वजह से बोलते हैं कि ये कभी भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। लोकप्रिय सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा को उन सदन बोलते हैं, एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। और ये एक राजनेताओं का सदन है, इसमें अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि इनके सदस्यों को चुनते हैं। तो अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है संसद के कितने सदन होते हैं, 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अपन से पूछे संसद के अंग कितने होते हैं तो अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा है उसका उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 80 में है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों राज्यसभा के वो बंद किया गया। इसमें अपने को आर्टिकल ध्यान में रखना है। पार्लियामेंट है, संसद है, उसका उल्लेख तो किस में है, संसद का उल्लेख है वो है 79 में। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा उसका उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 80 में। और जो लोकसभा है उसका है 81 में। यह बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अपन से क्वेश्चन पूछे कि सेंट्रल या पार्लियामेंट के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है, तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है वो राज्यसभा करता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, राज्यों का प्रतिनिधित्व और राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व करता है पार्लियामेंट के अंदर वो करता है राज्यसभा। और इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कौन सी विधि से होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। यानी कि इनके सदस्यों का जो चयन किया जाता है वो अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है।
या अपन कह सकते हैं कि इन सदस्यों का चयन है वो जो अपने राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो किन का चुनाव करते हैं, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। और ये अपने संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। और ये संख्या का निर्धारण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ये बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसमें ज़्यादा सीटें होंगी, जिसकी कम है उसमें क्या होंगी, कम होगी। यानी जनसंख्या के आधार पर इनको जो सदस्य संख्या है ये अपन कह सकते हैं राज्यसभा सीटों का क्या किया गया है, निर्धारण। जो वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो मात्र 10 है, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या है वो बिल्कुल क्या है, कम है। राजस्थान की जनसंख्या है वो है 68, 54, 37 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर अपन बात करते हैं अंतरिम आंकड़ों में थी 68, 62, 10, 12, लेकिन अगर अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है तो वहाँ राज्यसभा सदस्यों की सीटें क्या है, सबसे ज़्यादा है 31 सीट। और राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ कितनी है, 10 है। तो अपने को एहसास हो गया क्षेत्रफल के आधार पर अगर ज़्यादा होती तो राजस्थान को सीटें ज़्यादा मिलती, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर न देकर किस आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है, जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। यह बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में। अब बात आती है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, तो वो होता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसकी जगह नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। तो राज्यसभा अपन अच्छे से जानते हैं एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और 1/3 सदस्य सीटों पर क्या होते हैं, नए चुनाव होते हैं। और निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग होते हैं, ऐसे 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के अंदर क्या करता है, मनोनीत करता है। अगर अपन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो वर्तमान में जो राज्यसभा की सीटें हैं भारत के अंदर, वर्तमान में राज्यसभा की सीटें तो वो हैं 245। अधिकतम हो सकती हैं, वो हो सकती हैं, अपने को ध्यान में रखनी है, अधिकतम राज्यसभा की सीटें हो सकती हैं वो हो सकती हैं 250। और अगर अपन बात करते हैं मनोनीत की अगर अपन बात करते हैं तो मनोनीत राज्यसभा में होते हैं 12 सदस्य। अब अपन से पूछे 12 मनोनीत होते हैं तो उसके बाद अधिकतम निर्वाचित कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं वो 250 में से अपन 12 करते हैं 238 बच जाएंगे। अगर अपन से पूछे कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सीटें सदस्य निर्वाचित होते हैं तो वर्तमान में 245 सीटें, उसमें से 12 मनोनीत होते हैं तो उसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपने देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा सदस्य अपने में से एक क्या चुनते हैं, उपसभापति चुनते हैं। तो ये राज्यसभा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी जो अपन ने आज की कक्षा में पढ़ी है। कल अपन देखेंगे जो राज्यसभा का निम्न सदन है जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 81 में है, उसमें कौन कौन से उपबंध हैं, किस प्रकार से उनका चुनाव होता है, कौन सी उनकी प्रोसेस प्रणालियाँ हैं, और उससे पहले जो राज्यसभा की शक्तियाँ कौन कौन सी उनके संबंध में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।